2022 में इस उन्माद की शुरुआत हुई कथित धर्म संसद से। 2021 के दिसंबर में हरिद्वार में ये कथित धर्म संसद हुई थी, जिसमें अतिवादी साधुओं ने हेट स्पीच दी, मुस्लिमों को मारने और नरसंहार जैसी बातें हुई। सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा, तब जाकर यति नरसिंहानंद, धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा, अश्विनी उपाध्याय सरीखे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मुकदमा कायम हुआ। बात कोर्ट में पहुंची। 8 मार्च 2022 को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र मैथानी ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक विशेष धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये युद्ध छेड़ने, दुश्मनी को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। ये भाषा अभद्र है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से हेट स्पीच शब्द का इस्तेमाल किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरोपी जमानत पर हैं, लेकिन जरूरी सवाल है कि क्या किसी को सजा हुई, या ये भी कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई सख्त रुख टॉप लेवल से दिखाया गया? क्या सरकार की तरफ से हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई कानून बनाया गया? जवाब है नहीं। और ऐसा ना होने की स्थिति में पूरे साल धर्म के नाम पर जो हुआ वो हमने आपको हर मौके पर दिखाया। एक घटना का जिक्र किया गया ताकि आने वाला साल उससे सबक ले सके। वैसे हेट स्पीच को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट से पहल हुई। न्यायालय ने हुक्म दे दिया कि अगर आइंदा हेट स्पीच का कोई मामला हुआ तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना होगा। वो इस तर्क के पीछे नहीं छिप पाएगी कि तहरीर प्राप्त नहीं हुई। 2022 का पूरा अप्रैल हिंसा के नाम रहा। महीने की 2 तारीख राजस्थान का करौली एक मोटरसाइकिल रैली निकलती है। गुड़ी पड़वा का मौका था। भगवा झंडा लिए लोगों ने मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकाली। उन्मादी गाने बजे, फिर उधर से यात्रा पर पत्थर चले और बवाल ने आकार लिया। मोटरसाइकिलों को आग के हवाले किया गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह राज्य का प्रश्न है, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया, मगर कोई कड़ा संदेश नहीं दिया गया। नतीजा 11 अप्रैल को रामनवमी के दिन फिर से देश भर में हिंसा रिपोर्ट हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के 6 राज्य बिहार, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पथराव की घटनाएं हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट तनाव की घटनाएं रिपोर्ट की गई। गुजरात के साबरकांठा और आनंद जिले में भी हिंसा हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर, झारखंड के लोहरदगा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, बर्धमान से भी ऐसी तस्वीरें आई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के खरगोन की हुई। आपको याद होगा 11 अप्रैल के दिन दोनों ही तरफ से हिंसा और आगजनी हुई। अगले दिन प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। दावा किया गया कि वो बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि ये एक तरफा है। सिर्फ एक समुदाय से जुड़े लोगों के मकान गिराए गए और विवाद वहां से जोर पकड़ने लगा जब पता चला कि कार्रवाई के दौरान एक ऐसे मकान को गिरा दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। फजीहत हुई तो राज्य सरकार ने दोबारा बनाकर देने का वादा कर दिया। एक बार फिर रामनवमी की घटनाओं से सबक नहीं लिया गया। नतीजा हनुमान जयंती पर दिखा। उत्तराखंड के रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ हुई। राज्य तो राज्य, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी वही सब दोहरा दिया गया। आम लोगों के अलावा पुलिस वाले भी जख्मी हुए। जुलूस जहांगीरपुर इलाके के सी ब्लॉक से गुजर रहा था। उसी दौरान हाथापाई से शुरू हुई झड़प हिंसा और पथराव में बदल गई। मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश हुई। बाद में यहां भी बुलडोजर चला। कोर्ट कचहरी का चक्र भी यहां घूमा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत ही इससे प्रभावित रहा। दक्षिण भारत में भी धर्म के नाम पर उत्पात देखा गया। पलक्कड़ में केरल के जिले में आरएसएस और पीएफआई के कार्यकर्ता की हत्या हुई। तारीख थी 15 मार्च। हुबली, कर्नाटक के शहर में 16 अप्रैल को हिंसा हुई। पुलिस थाने के बाहर भीषण पथराव, और सिर्फ इस बात पर कि किसी ने मस्जिद के अपमान की मॉब फोटो पोस्ट की थी, उसी के विरोध में हिंसा हुई। राज्य की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बेंगलुरु ये राजधानी है कर्नाटक की। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है इसे दुनिया की। हिजाब हलाल, मुस्लिम दुकानदारों का बायकॉट और लाउड स्पीकर से अजान। विवादों की एक लंबी लिस्ट है। यहाँ भी कुर्नूल आंध्र प्रदेश के शहर में हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई। हिजाब विवाद की चर्चा हम अलग से रिपोर्ट कार्ड के अगले अंक में करेंगे, जिसकी बुनियाद ही दक्षिण भारत में रखी गई। इस किश्त में उन घटनाओं को हमने रेखांकित किया है जो उदाहरण भर हैं। सबसे बड़ी और चर्चित घटना का होना भी बाकी था। अप्रैल के बाद मई का महीना जैसे तैसे बीता। फिर जून में नूपुर शर्मा का विवादित बयान आया। पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान की गई उनकी टिप्पणी ने देश दुनिया में फजीहत कराई। बयान की वजह से नूपुर शर्मा प्रवक्ता से पूर्व प्रवक्ता हो गई, अब निलंबित भी हैं। एक और नेता नवीन जिंदल को पार्टी से रुखसत कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जो किया उसे भारत दूसरे दिन भुगतता रहा।
पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर 5 जून को खाड़ी देशों ने भारत के राजदूतों को बुलाकर विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को रात जाग जाग कर बयान जारी करने पड़े, क्योंकि बात सिर्फ भारतीय सामान के बाइकआउट की नहीं थी। इतनी मेहनत से साधे गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आंच आने लगी थी। सरकार ने बयान जारी कर नूपुर के बयान से खुद को अलग किया, पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में नूपुर शर्मा पर देश के अलग अलग हिस्सों में मामले भी दर्ज हुए थे। कानपुर, प्रयागराज और दक्षिण के कुछ राज्यों में नूपुर के बयान के विरोध में हिंसा हुई। हमने ये भी देखा कि कैसे नूपुर को जान से मारने की और तमाम धमकियां मिली। वो आज भी इसके चलते नेपथ्य में है। उसके बाद से सार्वजनिक तौर पर कहीं वो नजर नहीं आई हैं। लेकिन नूपुर शर्मा के बयान से जुड़ी सबसे दुर्दांत और खतरनाक वारदात जून के आखिर में हुई। जगह थी राजस्थान का उदयपुर। 27 जून को मजहब के नाम पर नृशंस हत्या ने शहर के नाम में दागदार पन्ना नत्थी कर दिया। उदयपुर जंक्शन से बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर है मालहास स्ट्रीट, पुराने शहर का इलाका, हिंदू मुस्लिम की मिक्स आबादी। और वहीं पर थी कन्हैया लाल की दुकान सुप्रीम टेलर, जहां गला रेतकर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या का वीडियो बनाया और कन्हैया लाल को मारने की वजह नूपुर शर्मा का समर्थन करना बताया। पुलिस ने दोनों हत्यारे मोहम्मद रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद को 28 जून की शाम राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया। उनकी पिटाई का वीडियो, कोर्ट में लंगड़ा कर चलने का भी वीडियो सामने आया। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। किसी को भी कानून की परवाह नहीं है, किसी को भी राजकीय विधानों की चिंता नहीं है। सबकी नेतागिरी है और सबके हिस्से की नफरत है, जो रात दिन सोशल मीडिया पर दूसरों पर उंगलियां उठाने में, अपने को पाक साफ सिद्ध करने में, विक्टिम कार्ड खेलने में खर्च की जाती है। साल की शुरुआत में धर्म संसद से खींचने लगी जो लकीर, वो बयानों के रास्ते कहां से कहां पहुंच गई, पता ही नहीं चला। क्या हम 2022 से सबक लेने को तैयार हैं? धर्म के नाम पर नफरत का इलाज क्या है? सुनिए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला बना भारत सरकार में व्यवस्था दी है, हेट स्पीच के लिए आवेदक की प्रतीक्षा न करे पुलिस, तो वो मोटो अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई करे। लेकिन हमको दिखाई इसके बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि हमारी तरफ से जो आक्रामक, जो प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पर है वहां पर आप देखेंगे इस तरीके के लूज कैंडल्स के ऊपर वांछित नियंत्रण भी है। ये तो आपको निर्णय करना है कि इन स्केल ऑफ 1:10 आप कितना बर्दाश्त करें। और ये कहते हैं ना कि जब एक दफा थाने में, परिसर में कोई आ जाता है तो बड़े से बड़ा लूज कैनन, भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन मुश्किल ये है, थाने तब आएगा जब अपराध पंजीकृत हो। अपराध पंजीकृत कब होगा? जब आपकी इच्छा शक्ति होगी। इच्छा शक्ति कब होगी? जब आप निर्भीक होकर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, इतनी बात हो रही पुलिस सुधार की, और सब पुलिस के सुधार की बात करते हैं, पोलाइट, ओबीडियंट, स्मार्ट, तमाम एक्रोनिम दिए गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार की व्यवस्था दी है, जिससे कि पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाए, उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा? मेरा पुलिस और प्रशासन को यह परामर्श होगा कि आप केवल कानून के दायरे में काम करें। राजनीतिक जो अगर नाजायज हुक्म मिलते हैं या दिशा निर्देश मिलते हैं, उनकी तरफ आप बिल्कुल गौर न करें। और पुलिसिंग एक जो प्रशासन है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। वो पहले देखे, पूर्वानुमान ले ले, एडवांस इंटेलिजेंस ले ले, और पहले कहां बवाल और फसाद हुआ है उसकी एक सूची रहती है। हर थाने में भारत के त्योहार रजिस्टर, फेस्टिवल रजिस्टर रहता है, कहां कहां बवाल हुआ है। आप उस पर होमवर्क कर लीजिए और ऐसी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। और जहां पर शासन, प्रशासन, पुलिस चुस्त रहती है, वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। जहां लुंज पुंज और ढुलमुल नीति चलती है, वहीं पर ये बातें होती हैं। लेकिन अगर एक बार पुलिस कमर कस ले, प्रशासन कमर कस ले कि एक तो ये लक्ष्मण रेखा, इसको पार करने का कष्ट न करें, और पार करने का कष्ट किया तो शासन, प्रशासन, पुलिस कहर बन के टूट पड़ेगा। असली चिंता का कारण है धर्म के नाम पर उकसाने वाले बयान। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका में तो नेता ही रहते हैं। किस किस का नाम गिनाएं? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, बीजेपी विधायक टी राजा। केंद्र की सत्ताधारी दल के नेताओं के बयानों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। इनका साथ देने के लिए AIUDF के बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता भी हैं और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता भी हैं, जो कभी शिवलिंग तो कभी किसी आस्था के बयान बहाने खिल्ली उड़ाते हैं। और अजमल सलाह देते फिरते हैं कि हिंदुओं को अपने बच्चों की शादी के लिए मुस्लिम फार्मूला अपनाना चाहिए। हमने यहाँ जितने नाम गिनाए उनमें फेहरिस्त बड़ी लंबी है और आप सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से खूब नाम भी जोड़ सकते हैं
उस वॉट अबाउटरी में भी घिर सकते हैं कि फलाने का नाम बताया, ढिकाने का क्यों नहीं बताया। पर कुलजमा निष्कर्ष क्या निकलता है नामों को गिनाने से? क्या इन्होंने अपने अपराध पर, अपने बयान पर लज्जित होकर माफ़ी मांगी? क्या इनको कोई संदेश दिया गया? कुछ ने माफ़ी मांगी, कुछ ने नहीं, पर नफरत का चक्र घूमता रहा। इसका एक सामान्यीकरण हो रहा है, सरलीकरण हो रहा है, सहज भाव से स्वीकारा जा रहा है। इसको हमारे युग का धर्म और सत्य बताया जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाइए, अपने आप को दुरुस्त बताइए और फिर नफरत की आग में खुद को जलाते जाइए। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।